ओके, लेट्स बिगिन। सभी चीज क्लियर है? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या हम लोगों की सोच है और कैसे हम लोग जो उम्मीद रखते हैं और एग्जाम में वो चीज नहीं हो पा रहा है। देखिए, हो क्या रहा है कि एग्जाम का जो लेवल है वो दो प्रकार का है। एक होता है स्टेट लेवल एग्जाम्स और एक होता है आपका, ठीक है, नेशनल लेवल, या हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तीन पेपर आते हैं। एक होता है नवोदय विद्यालय, ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका केंद्रीय विद्यालय, और एक होता है आपका DSSB। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो तीनों आप देख रहे हैं, इन तीनों के आजकल जो कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस पिछले पेपर्स आए हैं, उससे ये पता चलता है कि क्वेश्चंस हमेशा, मैंने बार बार आपको जब भी क्लास दिया है बताया है कि नवोदय, केवीएस और लगभग ये दोनों तो हमेशा आपको न्यू क्वेश्चंस देंगे। और न्यू क्वेश्चंस किस पर देंगे? थ्योरी बेसिस पर देंगे। ठीक है, जब तक आपकी थ्योरी अच्छी नहीं होगी तब तक आपको इनके क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी। थ्योरी को पढ़ लेना ही, थ्योरी को सिर्फ पढ़ना, ऐसा आप समझते हैं कि थ्योरी का हमने पढ़ लिया तो इसका मतलब हमें आ गया। नहीं नहीं, पढ़ने से नहीं होगा। और वहीं मैं बात करता हूं आपसे कि जो स्टेट लेवल होते हैं, जैसे मान लीजिए एच टेट का एग्जाम्स होता है, यूपी टीजीटी का एग्जाम है, राजस्थान के एग्जाम्स हैं, ठीक है, ये जो सब एग्जाम के हैं ना, इन लोगों ने देखिए आपको कंफ्यूज कर रखा है। क्यों कंफ्यूज कर रखा है? कि जब आप इनमें से एग्जाम देने जाते हो तो इसमें मोस्टली आप पाओगे कि पुराने क्वेश्चंस पेपर से रिपीट होते हैं। तो आपने भी अपने मन में क्या हैबिट एक बना लिया है कि पुराने क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, थ्योरी पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ पुराने क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। और लगभग हम 5,000 10,000 पुराने पेपर लगा लेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो आप इसी के बेसिस पर नवोदय, केवीएस और DSSB, इनको भी आप इसी पे जज करते हो कि पुराने क्वेश्चन लगाने से नवोदय, केवीएस और DSSB भी निकल जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, बार बार बता रहा हूं कि देखिए ये जो एग्जाम्स कराते हैं इनमें ऐसा नहीं होता है। ये लोग हमेशा न्यू एग्जामिनर्स और हमेशा इसके लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं, लेवल हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं ये। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि जब भी हम केवीएस के लिए जाएंगे तो थ्योरी पहले पढ़ेंगे और तब जाकर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आप थ्योरी पर फोकस करिए और ये देखिए कि किसका लेवल, हम पहले किसका एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, किसका हम एग्जाम देने जा रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, हम किस पे एग्जाम देने जा रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है। तो मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि अगर हम सेंट्रल एग्जाम देते हैं तो याद रखिए कि हमें पहले थ्योरी को पढ़ना ही नहीं है, थ्योरी को अंडरस्टैंडिंग करनी है। और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को लगाना आना चाहिए। पूरी थ्योरी आपकी पढ़ी पढ़ाई होनी चाहिए, एकदम डीप कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। इसी में आप नेट को भी ले सकते हैं, जो आजकल नेट का पैटर्न होता है तो वो भी इसी पर आधारित है। ठीक है, लेकिन ये जो आप एस्टेट, मैंने भी बहुत कम यहाँ बताया है, जैसे उत्तराखंड की VLT एग्जाम होती है और भी जो अदर स्टेट एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, मोस्टली मैंने कम यहाँ पे लिया हुआ है, 4-5 है, और भी होते हैं बहुत सारे जो जहां का देना चाहता है। तो यहाँ पर आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये वाले क्वेश्चन जब आप इनके एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें आप मोस्ट अपना जो टाइम होता है वो टाइम आप किसको दीजिए? PYQs को दीजिए। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आप देना चाहते हैं, ठीक है, ये जो एग्जाम देने जाते हैं तो आप जरूर पढ़ के जाइए, कॉन्सेप्ट को समझ के जाइए। और अगर दिक्कत होती है तो मैंने रिकॉर्डिंग क्लासेस के वीडियोस दे रखे हैं, आप एक्सेस करिए। बार बार आप लोग गुम कर देते हैं, कहते सर नहीं मिल रहा है, प्लीज एक बार फिर भेज दीजिए। भाई इसको संभाल के रखिए, क्योंकि बार बार आप मांगेंगे तो मैं इतना जल्दी टाइम नहीं मिलता है कि आपके सारी बातों को मैं रिप्लाई कर पाऊं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने PDF नोट्स दिए हैं, आप सच्ची बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग इसमें अभी वीडियो या क्लासेस मेरा देख रहे हैं, जो भी PDF नोट्स मैंने दिए हैं, क्या एक भी क्वेश्चन उस PDF नोट से जो केवीएस में ऊपर नीचे हुआ था,
नहीं हुआ है, बट आप एक पढ़ेंगे तब तो। पीडीएफ वाले ले लिया है, पढ़ा एक बार भी नहीं है, और पीडीएफ एक बार पढ़ने से कभी लर्न नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना। तो उनको कम से कम आप 5 बार, 5 टाइम्स आप देखेंगे, तो फिर आपके ये जो एग्जाम्स है केवीएस, नवोदय और DSSB, ये तब आपके निकलेंगे। देखिए सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। कई बार आप देखिए वीडियोस, कई बार देखिए, कई बार पीडीएफ देखिए, तो हमेशा आप रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट को हमेशा समझ, और किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग रखिए। ऐसा नहीं कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगले टॉपिक पढ़ने गए, पिछला टॉपिक भूल गए। ऐसा आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और जब ये वाला आता है तो इसमें आप मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज पर फोकस करिए ज्यादा। 2 महीना 1.5 महीना सिर्फ पीवाईक्यूज लगाइए, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और आप यू विल क्रैक डेफिनेटली एनी एग्जाम्स related to the state level exams as like state, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान, यूपी, एलटी, ये सब जितना भी है, ये सब आपके रिपीटेड क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं। अब एलटी भी आएगा तो मैं बता दूंगा, एलटी में भी आपको कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। वो कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, कुछ रिपीटेड मिलेंगे, लेकिन सारे रिपीटेड नहीं मिलेंगे। अब इनका भी एक लेवल होता है कि ये लोग 60% रिपीटेड देते हैं। ये जो स्टेट वाला बता रहा हूं मैं, ये सारे 60% आपको रिपीटेड देंगे, बट इसमें आपको 10% ही रिपीटेड, 10 से 20% रिपीटेड देखने को मिलेगा, अधिक से अधिक, ज्यादा नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ रहिए और इस हिसाब से तैयारी करिए। पहले आप ये जज करिए कि आप एग्जाम कौन सा देने जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रैक करने जाना है तो अलग कॉन्सेप्ट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का जा रहे हैं तो अलग कॉन्सेप्ट होगा। समझ में आ रही बात मेरी? यस सर, लेकिन सर डीएसएसबी तो स्टेट के अंदर आती है ना सर? वो बस है, आपने एकदम सही बात बोला है, लेकिन इतने एग्जामिनर जो होते हैं, वो जो पेपर सेट करने वाले, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से करवाता है। पिछली बार आपने 2022 का जो पेपर देखा था, उसमें कैसे क्वेश्चंस थे? जो केवीएस के पैटर्न पे क्वेश्चन थे, सेम पैटर्न आपको देखने को मिले जो 2022 में DSSB ने पूछा था, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बना था ना। इसका मतलब कि दोनों लगभग पेपर सेट करने वाला एक ही एग्जामिनर था, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों के काफी मिल रहे थे। मैं एक स्टैंडर्ड, आप अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट से मत मान के चलिए, कम से कम आप ये मान के चलिए कि स्टैंडर्ड का लेवल, क्वेश्चन के जो स्टैंडर्ड आजकल आ रहे हैं उसके हिसाब से। अब जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं कि रिपीटेड आते हैं यूपी में, तो इस बार यूपी भी रिपीटेड ही दे। लेकिन जहां तक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूं और जहां तक मैंने एनालाइज किया है पेपर को, वहां से मैं यही रिजल्ट निकाल पा रहा हूं एनालाइज करने के बाद, कि स्टेट लेवल के एग्जाम्स में 60% क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट होता है कि केवीएस और नवोदय में भी वही हाल होगा। नहीं, यहाँ पे आपको डीप चलना है। क्लियर है? तो आगे आज की पढ़ाई करें, फिर हम लोग कल इसको डीप में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कहाँ आपकी गलतियां हुई है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो लास्ट टाइम तक हम लोग अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे, और उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और डीप पढ़ाया था। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर मेरा नोट्स देखेंगे ना, तो कोई भी आपको ऐसा लगेगा नहीं स्टेटमेंट कि आप मेरे नोट से हट के, मैं बता रहा हूं 95% तो आपको नोट से मिलेगा ही मिलेगा, इससे आगे आपको कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इतना तो मैं कह सकता हूं कि अगर अधिक से अधिक उठाया कहीं और से टॉपिक उसने लिया, तो 95 तो आएगा ही आएगा। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरीके से करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है सभी को पता है, सिंपल सी बात है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। इसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी फूड वगैरह होते हैं, उनका केमिकल और फिजिकल प्रोसेस होती है, जो कि फूड को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, और उनसे जो भी हमारा न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, भोजन से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, वो बॉडी में यूटिलाइज किए जाते हैं। तो डाइजेशन एक फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है, जिसके दौरान फूड को, बड़े बड़े पदार्थ, जो फूड हम तो बड़े पदार्थ में खाते हैं, बड़े उसमें पीस में खाते हैं तोड़ तोड़ के, लेकिन अंदर जाने के बाद इतने छोटे हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो सूक्ष्म नहीं होंगे तब तक हमारे बॉडी को उनसे कोई भी चीज जो है
वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी बॉडी। बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी अपना अलग सिस्टम से लेती है। आप सोच रहे हैं डायरेक्ट खाना खाने से डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी, तो डायरेक्ट नहीं होता है। बॉडी के अंदर ये एनर्जी बनने का एक केमिकल प्रोसेस है, उस केमिकल प्रोसेस के थ्रू सारा प्रोसेस होगा, ठीक है, सारा सिस्टम चलता है। तो और वही ब्लड जो आपका ये खाना पचाता है, तो उस बाद में जाकर क्या हो जाते हैं, वो ब्लड में मिल जाते हैं। और जिस तरह से ब्लड पूरे बॉडी में फैला हुआ है, पूरे बॉडी में जाता है, तो उसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई ब्लड में मिलकर हमारे सारे बॉडी को हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं डाइजेशन के बाद, वो भी हमारे इसी का भाग में आता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, आते हैं अब देखिए मेन चीजों को समझते हैं कि जो मनुष्य का पाचन होता है, यानी कि जो डाइजेशन होता है, वो दो भागों में होता है। आपको दो भाग याद रखना है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनल, या हम इसको कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ये तीन नामों से जाना जाता है। देखिए यही सब आपको टेक्निकल चीजें मिलेंगी एग्जाम्स में, आपने देखा भी होगा कि इस तरह से टेक्निकल चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, यानी पूरी डाइजेशन जब होती है खाने की, तो उसके अंदर पहले हम पूरे तंत्र जो भी हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, पहले हम उन ऑर्गन्स को दो पार्ट में बांटेंगे। पहला हमारा है एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर क्या क्या आते हैं इसको याद रखिएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं इनको, ठीक है। अब जैसे एलिमेंट्री कैनाल में अंदर अंदर क्या कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो माउथ होता है, फेरिक्स होता है, एसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस होता है, ठीक है। अब आप लोग बात करेंगे, एक चीज का ध्यान समझिएगा कि कैसे क्वेश्चंस, अगर यही क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे आपसे पूछेगा, ठीक है। देखिए मैं यहीं से क्वेश्चन बना रहा हूं, मान लीजिए एग्जामिनर है तो कैसे क्वेश्चन बना रहा। अब उसने ये बना दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, डज नॉट रिलेटेड, ठीक है, डज नॉट रिलेटेड या डज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इस तरीके से बोल दिया। अब आपके सामने इतने ऑर्गन्स दे दिए, अब इसमें से कौन सा नहीं है, चार पांच यहां से दे दिया उठा के, ठीक है, ये देखिए यहां पे उठा के चार पांच दे दिया आपको, और इसके अंदर एक स्लाइवरी ग्लैंड्स या फिर पेनक्रियाज या लीवर दे देगा। आपको बस यही छांटना था कि लीवर नहीं होगा। तो इस तरीके की स्टडी आपको चाहिए अगर केवीएस निकालनी है तो, ठीक है, या नेट निकालना है तो। अभी तो केवीएस मुश्किल है कि नेक्स्ट टाइम अभी और आए, अभी तो हमको लग रहा है कि 2-3 साल पहले, 3 साल से पहले दोबारा जॉब आएगी इसकी। तो जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है अच्छी बात है। अभी मैं कल इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि हमारा कितना कट ऑफ जा सकता है। एक अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, टेंटेटिव कट ऑफ बताऊंगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ जो सेवरल्स मैंने डेटा एनालाइज किया उसके हिसाब से, ठीक है, पेपर के पैटर्न को देखते हुए। तो कल मैं एक सामूहिक क्लास रखूंगा, बाद में उसमें बता दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा आप लोग। ठीक, तो इसे जरूर आप याद रखिए कौन सा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है और कौन सा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। देखिए इस तरह से नाम में भी आपको देके फंसाते हैं। ये ज्यादातर आपका केवीएस और नेट में ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, एलिमेंट्री कैनाल में आपके माउथ आ जाता है, फेरिक्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं या एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनल और ये दोनों अलग अलग होता है। तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो दो पार्ट में होता है डाइजेशन का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे आराम से। और जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो सीक्वेंस होता है, आपने देखा होगा अक्सर कि कभी कभी सीक्वेंस पूछता है कि कैसे सीक्वेंस, डाइजेशन का सीक्वेंस क्या है। तो प्रॉपर सीक्वेंस पहले कहां से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। माउथ के अंदर तीन चीजें होती है, टेथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड। देन आफ्टर इंटर करता है फेरिक्स के अंदर, देन आफ्टर इंटर करता है एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जाता है
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो वहां पे 3 केमिकल प्रोसेस होते हैं, यानी कि एंजाइम निकलते हैं लीवर से, गैल ब्लैडर से और पेनक्रियास से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 6 प्रोसेस में लार्ज, फिर उसके बाद हमारा जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अक्सर हो जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन, जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको डीप में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूं कि कैसे फूड डाइजेशन होगा। तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब ये 3 एंजाइम आके खाने में मिलते हैं, तो उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? बताए कोई, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एब्सॉर्ब वाटर, वाटर को एब्सॉर्ब करना। ठीक है, पानी का एब्जॉर्प्शन जो होता पानी है, का ऑब्जर्व करना। हाँ हाँ, एब्जॉर्ब करना, ऑब्जर्व नहीं, एब्जॉर्प्शन करना, जो पानी को खींचना सोखने का काम है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सो आप इसे याद रखिएगा दिमाग में। और खाने का सबसे अंतिम बार पूछेगा कि डाइजेशन का सबसे अंतिम भाग कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे अंतिम बार खाने को डाइजेशन के रूप में होता है। इसके बाद डाइजेशन नहीं होता है, इसके बाद एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे खाना आगे बढ़ता है तो अब आपका एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होंगे, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 बार पूछा भी गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? डोडनम, जोजनम और इलियम। जो डोडनम, जोजनम और इलियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है तो पानी वगैरह जो अगर एक्स्ट्रा होता है खाने में तो उसको खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट हमारा है रेक्टम, उसके बाद खाना आगे बढ़ता है रेक्टम के पास, देन आफ्टर उसके बाद एनस से हमारा खाना जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये सीक्वेंस है, कभी कभी सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आता है। अब इसमें से जैसे 8 ऑर्गन्स मैंने बताया आपको, तो 4 हटा देगा, 4 या 5 ही देगा, बोलेगा आप सीक्वेंस अरेंज करिए, कभी बोलेगा आप उल्टा सीधा करिए, कभी बोलेगा सीधे से उल्टा करिए, नीचे से ऊपर की तरफ, हालांकि ज्यादातर ऊपर से नीचे की तरफ ही बोलेगा आपसे, अप एंड डाउन। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले जहां से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का, वो वाला पार्ट और ऑर्गन्स के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जितने ऑर्गन्स आपने देखे यहाँ पर, माउस से लेकर फेनिक्स और पूरा एनस तक, 8 नंबर तक, पूरा एक एक ऑर्गन्स के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि माउथ होता है। माउथ को हम लोग ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। कैविटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर 3-4 प्रोसेस होती है। ठीक है, सिंगल ऑर्गन होगा तो उसको कैविटी से नहीं बोलेंगे, जब उसके अंदर 3-4 चीजें होंगी तब वहां पे कैविटी। तो ओरल कैविटी भी बोलते हैं इसको, और दूसरा क्या नाम से जानते हैं? बकल कैविटी, बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। अब जो माउथ के हम ओरल कैविटी भी बोल रहे हैं, बकल कैविटी भी बोल रहे हैं, इसके 3 अलग पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है टंग, टिथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इन तीनों को ही मिलाकर आपका बकल कैविटी और ओरल कैविटी बनता है, जो कि हम नॉर्मल भाषा में माउथ कहते हैं। लेकिन आप लोग स्टडी कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो माउथ तो सिंपल लोग भी पूछोगे तो वो भी बता देगा, लेकिन आपको ये नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टिथ के बारे में। सो टिथ सबको पता है, एक बार यूपीटीजीटी में टिथ के बारे से 2 क्वेश्चन आ गया था, 2013 के यूपीटीजीटी में आया हुआ था। ठीक है, तो हमारे दांतों के ऊपर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो एनिमल पाया जाता है। एनिमल नहीं, एनिमल मतलब क्या होता है? एनिमल मतलब जानवर, वो वाला नहीं, एनिमल होता है ये। हिंदी कन्वर्सेशन थोड़ा सा अलग हुआ है, लेकिन एनिमल है, और ये एनिमल सबसे कठोर भाग माना जाता है। ठीक है, ये सबसे कड़ा भाग होता है हमारे दांतों का। हमारे दांत में जो आप कड़ापन देख रहे हैं ना, वो इसी कारण होता है। ठीक है, और जो मानव शरीर का सबसे कड़ा भाग होता है, और इसका लगभग 96% भाग मिनरल्स का बना होता है। ठीक है, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछा आपसे, मान लीजिए हमें आपसे टिथ से क्वेश्चन पूछना है, टिथ से, तो क्या पूछेगा? यही चीज, कुछ नहीं कर रहा है वो। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और रखी दिमाग में, तो वही पूछेगा कि स्टेटमेंट 1 यहां से यहां तक उठा के आपको दे दिया, स्टेटमेंट 1। ठीक है,
कि हमारे बॉडी का 96% भाग मिनरल से बना होता है, जो कि एनिमल बनाता है, ठीक है, एनिमल। और यहां से दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, या एक स्टेटमेंट इसमें थोड़ा सा गलत करके डाल देगा, रॉन्ग करके डाल देगा। अब जब तक जो इसको थ्योरी नहीं पढ़ा होगा वो कैसे बता पाएगा? अब बताइए, स्टेटमेंट एक सही है, स्टेटमेंट दो सही है, कि बोथ आर द स्टेटमेंट सही है, या दोनों गलत है? ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने देखे भी होंगे। इन ह्यूमंस टीथ आर इन टू डिफरेंट स्टेजेस। हमारे जो दांत होती है वो दो स्टेजेस में, मतलब उसके दो स्टेज होते हैं। हम क्या कह सकते हैं, दो अलग अलग चरणों में हमारा दांत जो होता है वो पनपता है, या अलग अलग चरणों में बांटा जाता है। दांत की जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं ना, उसको दो स्टेज में बांटा जाता है, उसके साइज के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू एज और साइज के हिसाब से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से पहले तो हमें जानेंगे कि डिफरेंट एज में क्या होता है। सबसे पहले बता दूं आपको कि परमानेंट टीथ और एक होता है टेम्परेरी टीथ। इनको अगर हम बांटे दो स्टेजेस में, तो एक होता है परमानेंट टीथ, जो कि एडल्ट के बाद होता है, आफ्टर एडल्ट ह्यूड जब आप हो जाएंगे, यानी लगभग 20 से 21 साल के बाद आपका परमानेंट टीथ हो जाएगा। उसके नीचे जब आप होंगे, उससे छोटे एज में जब आप होंगे, तो उसे हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं, या डिसेडियस टीथ भी, या प्राइमरी टीथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब परमानेंट टीथ कितने होते हैं, ये पूछा गया था यूपीटीटी में, तो 32 होते हैं परमानेंट टीथ। और कितने टाइप के होते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि परमानेंट कितने प्रकार के, परमानेंट टीथ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और कितने होते हैं वो अलग है, कितने प्रकार के होते हैं वो अलग है, दोनों ही बातें अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा सा दिमाग में रखा करिए, और क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से पढ़ा करिए। हो सके तो 2 बार पढ़ा करिए, जरूर 2 बार पढ़ा करिए, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे जब आप 2 बार पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ परमानेंट टीथ, तो ये आपके 32 होते हैं, सभी लोग इसको जानते हैं। और कितने टाइप्स के होते हैं परमानेंट टीथ, तो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने? 4 टाइप्स के होते हैं। टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। और इनके टाइप्स पूछेगा तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक आपका अपसेंट रहता है, बताऊंगा कौन सा, ठीक है। प्री मोलर अपसेंट होता है बच्चों में, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा है जो बच्चों में अपसेंट होता है, कौन सा ऐसा दांत का प्रकार है जो बच्चों में अपसेंट होता है, तो प्री मोलर है। कौन सा है? प्री मोलर। अभी बताऊंगा कैसे इनको याद किया जाता है। याद करने का एक ट्रिक याद कर लीजिए, आईसीपीएम। आईसीपीएम याद कर लीजिए। आई का मतलब होता है इंसीजर, सी का मतलब होता है कैनाइन, पी का मतलब होता है प्रीमोलर, और एम का मतलब होता है मोलर। यहां पर आप देखिए, इनके बनावट के हिसाब से ये देख लीजिए, बनावट के हिसाब से इनको 4 भागों में बांटा गया है। इंसीजर क्या होता है? ठीक है, इंसीजर से ये आप याद रखिए, काटने वाला। क्या होता है? सीजर कैसे करता है? काटता है कि नहीं काटता है? तो इनको काटने वाला है। कैनाइन देखिए उससे भी लंबा है और ज्यादा है। प्रीमोलर और मोलर, सबसे चौड़ी दांत जो होती है, जो पीछे की तरफ आपको दिखती है, वो मोलर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आपका दिया भी गया है, आप इसको देख सकते हैं। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, कभी कभी आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है कि परमानेंट टीथ के फॉर्मूले क्या हैं। जो 32 दांत आप बोल देते हो डायरेक्टली, उसके फॉर्मूले कैसे आप फॉर्मूले में रख के बताओगे? तो 2123, 2123। जैसे अपने घर का पिन कोड याद रखते हैं, अपने किसी का सगे संबंधी का आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं, उतना 10 10 नंबर का, तो सिर्फ आपको यहाँ पे 4 वर्ड याद, 4 डिजिट याद रखना है, 2123, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका अगर पूछा जाए आपसे, तो 2102, ठीक है, 2102 छोटे बच्चों में होता है। काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, आप इनको 4 भाग में बांटिए, ऐसे 1 2। अब देखिए, एक इधर आ गया, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, 4 भाग हुआ। तो अब एक तरफ का क्या आपका बोला कि सर स्क्रीन इंसीजर। हैंग हो रही है। क्या आवाज हैंग हो रही है कि स्क्रीन हैंग हो रही है? सर स्क्रीन स्क्रीन। और नो किसी को भी सर। प्रॉब्लम है? हम किसी और को भी प्रॉब्लम है तो एक ठीक बार है बताएं। सर। ठीक है, नहीं सर, ओके सर। ओके। कोई नहीं, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने 4 भाग में इसको बांटा,
तो यहाँ आपको पता है कि इंसीजर 2 होता है। जब एक भाग में, पहले एक भाग में गिनिए कि 2 1 2 3 का मतलब क्या है, एक भाग में बता रहा है। तो इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है जब एक भाग लेंगे हम तो प्री मोलर 2 होता है और मोलर 3 होता है। अब इसी को जितना आपको दिया है 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब जब 4 से आप गुणा करेंगे 4 भाग में, तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल 32 आ जाएगा। आप देख सकते हैं करके, ठीक है। और इस तरीके से यहां भी देख सकते हैं। तो ये रहा दांत। थोड़ा सा मैंने दांतों के बारे में बताया, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा। दांत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या सबसे कड़ा भाग कौन सा होता है, तो एनिमल होता है, ठीक है, याद रखिएगा एनिमल। और मनुष्य में सबसे पहली दांत कब उगती है, तो 6 महीने की उम्र में उगनी शुरू होती है। सबसे पहला दांत जो होता है वो 6 मंथ में उगना शुरू होता है, जिसे लोअर सेंट्रल इंसीजर के नाम से जानते हैं। लोअर सेंट्रल इंसीजर, यानी कि सबसे पहले जो होता है वो इंसीजर उगता है। इसमें तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहली दांत कौन सी होती है, वो उगती है, सबसे पहली दांत कौन सी निकलती है बच्चे की, तो इंसीजर वाली दांत सबसे पहले निकलती है बच्चे की, ठीक है। देखिए होंगे बीच में पहले आ जाता है ये, ठीक है, लोअर में। आप सबने महसूस या देखा होगा बच्चे को। नेक्स्ट बात करते हैं टंग। अब आती है हमारी जीभ। तो जीभ क्या है, ये स्वैच्छिक मांसपेशी से बनी होती है। स्वैच्छिक मतलब कि हम अपनी इच्छा के अनुसार इनको चला सकते हैं। यह मुंह के तल पर मौजूद होती है, जो हाइब्रिड बोन से जुड़ी होती है। अब हाइब्रिड बोन कहाँ होता है, जबड़े के नीचे, लोअर जॉ जो हमारा होता है, वो बोन से जुड़ी होती है कौन सी, जीभ। और इसके ऊपरी सतह पर बहुत सारे पेप्लाई होते हैं। देखिए ये जो आप देखते हैं ना, कली होती है, क्या होती है, कलियां होती है बहुत सारी, ठीक है। इसको हम पेप्लाई बोलते हैं। देखिए आप जब देखे होंगे तो इस तरह से आपके देखिए छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। इसी डॉट्स को हम क्या वह नाम देते हैं, पेप्लाई कहते हैं। याद रखिएगा, इनको हम पेप्लाई कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो सेंसरी रिसेप्टर्स को कार्य करते हैं, किस तरह कार्य करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं और स्वाद का अनुभव कराते हैं। फूड को स्लाइबा के साथ मिक्स करने का, जैसे कोई भी जो हमारा फूड है, फूड का पूरी तरीके से दांत उसको नहीं तोड़ पाता है, तो जीभ क्या करते हैं, बार बार उस खाने को दांतों के बीच में डालने का काम करते हैं। जैसे कोई भी चीज जो कड़ा है, हमारे मुंह में नहीं जा पा रहा है, या हम कह सकते हैं कि बार बार हमारे दांत से इधर उधर भाग रहा है, तो जीभ क्या करते हैं कि उनको बराबर से दांतों के बीच में बार बार पहुंचाने का काम करते हैं, कि ताकि वो दांतों के बीच में ठीक से जाए और उसका ब्रेकडाउन हो सके, फूड का क्या हो सके, ब्रेकडाउन हो जाए। क्योंकि जितना, देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा कि डाइजेशन का मतलब है कि फूड का ब्रेकडाउन होना। जब तक फूड ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक हम उनसे जो न्यूट्रिशन है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो जितना ज्यादा ब्रेकडाउन हर जगह जाएगा, तो हर जगह ब्रेकडाउन होगा। सारी जो ऑर्गन्स आप देख रहे हैं ना, सब ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होते हैं, सबका यही काम है कि फूड को ब्रेक डाउन करो, तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, एकदम तोड़ कर मतलब वो बना दो, पाउडर की तरह बना दो। ऐसा एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। बात कर लेते हैं। तो टंग हमने देखा, तो ये स्लाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है। जीभ कितनी होती है अडल्ट में, तो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस पर कलियां होती है, जिसे हमने बोला ना पेप्लाई कहते हैं, जो स्वाद का अनुभव कराते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इतना इंपॉर्टेंट आप मत याद रखिएगा कि किस कौन सा हमारा आगे वाला भाग जो होता है ये क्या करता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर। अगर इसको जानना है, नेट के बारे से पढ़ना है, उसके पर्पज से पढ़ना है, तो और डीप जा सकता है। टीजीटी लेवल पे हमारे हिसाब से इसके ज्यादा लेवल पे नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। स्लाइवरी ग्लैंड वाला पिक्चर नीचे आ गया, एक मिनट इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। चलो भाई अब सही है। अब हमारा आता है स्लाइवरी ग्लैंड। आपने देखा होगा यूपी टीजीटी और कुछ जगहों पर यहाँ पूछा गया, राजस्थान में भी पूछा गया है कि स्लाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं। तो ये याद रखिएगा 3 जोड़े में होते हैं, और सिंगल कभी पूछेगा, जोड़ा बोला ही नहीं है, कितने होते हैं डायरेक्ट बोल दिया है, तो 6 होते हैं। याद रखिएगा 6 होते हैं, आपको पता भी होगा। अच्छा, अब कभी कभी आपसे ये बोल सकता है इसमें से कि जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं उनकी संख्या तो आपको पता है।
अब आपसे अगर मान लीजिए केवीएस ने यही क्वेश्चन आपसे पूछना है उसको टंग के बारे में, देखिए कैसे क्वेश्चन बनाता है केवीएस। अब ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट इंक्लूड इन अ सलाइवरी ग्लैंड्स। आपको इन फॉलोइंग में से छांटना है कि कौन सा इसमें से सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट नहीं है। तो आप देख लीजिए, जब आपको नाम पता रहेगा तभी तो आप 6 खाली जानते हैं, 3 जोड़े में भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि उनके नाम कौन कौन से। तो पैरोटिड ग्लैंड्स सबसे पहले होता है और ये माउथ की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, याद रखिएगा कि इन तीनों में, जो 3 जोड़े में पाए जा रहे हैं ग्लैंड्स, इन तीनों में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सी होती है? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है। दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, यह माउथ की यानी मुंह की सबसे छोटी ग्लैंड होती है। तो देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यह डर्ट सिस्टम होता है जो खाने को आगे की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, अब यहां पर आप फिगर में भी इनको देख सकते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड देखिए सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, है ना। उसके बाद आपको सब लिंगुअल दिख रहा होगा सबसे छोटा, और उसके बाद सब मैंडिबुलर आता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे जानते हैं एंजाइम इन स्लाइवा। स्लाइवा में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो आपने सुना होगा टाइलिन निकलता है। टाइलिन नामक एंजाइम कहां से निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका निकलता है कहां से? स्लाइवरी ग्लैंड से, जो कि टाइलिन क्या करता है? एमाइलेज के लिए काम करता है। अब एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? एमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? बताओ भाई फटाफट। कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट। गुड। तो कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करेगा। ठीक है, जो कि कुक फूड और बॉइल्ड फूड को स्टार्च डेक्सट्रिन में माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि लार का पीएच मान और वॉल्यूम कितना पर डे निकलता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा, आप लोग देखिए कि जो मैं नोट्स दे रहा हूं, आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस टकराएंगे आपको इन सबसे। वॉल्यूम ऑफ स्लाइबा, एक दिन में स्लाइबा कितना निकलता है? हम ह्यूमन बॉडी से अगर एडल्ट है तो लगभग 1 से 1.5 लीटर स्लाइबा हम पर डे निकालते हैं। पीएच वैल्यू कितना होता है स्लाइबा का? तो 6.35 से 6.85 होता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, बेस होता है और एसिडिक होता है। आपको पता है कि 7 अगर है तो बेसी है, उसके नीचे जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, इधर जाएगा तो न्यूट्रल होगा। ये चीज पता है ना, पता होना चाहिए, नहीं है तो। आगे जब खाना बढ़ता है, कहाँ स्लाइबा जब अच्छे से खाने में मिक्स हो जाता है, एकदम पूरी तरीके से फूड में टूट जाता है, दांतों ने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद और ज्यादा छोटा छोटा कर दिया, उसके साथ स्लाइबा मिल जाएगा। तो स्लाइबा मिल जाने के बाद अब खाना आगे की तरफ बढ़ता है अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो कि फेरिक्स के पास जाता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज अ फेरिक्स। ठीक है, इसके नीचे आएगा लैरिक्स। तो यह फूड को एसोफेगस यानी आहार नाल तक पहुंचाने, सिर्फ ये पाइप की तरह फेरिक्स होता है, यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होता है। बस ये क्या करता है कि स्लाइबा में खाना मिलने के बाद उसको आगे की तरफ ट्रांसफर करता है, यानी खाने को एसोफेगस के पास तक पहुंचाता है। देखिए मैंने आपसे बोला था कि 2 पाइप है, एक पाइप यहाँ जाती है एसोफेगस यानी कि आहार नाल की तरफ, और दूसरी पाइप यहीं बगल में जुड़ी होती है जो कहाँ जाती है? ट्रैकिया की तरफ, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं और इसे हम फूड पाइप कहते हैं। उससे दोनों पाइप एक ही जगह जा रही है, अलग अलग दिशा में। ये लंग्स में जाएगी और ये स्टमक में जाती है। ठीक है, पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है कि खाना कहाँ जाएगा और एयर कहाँ जाएगा? तो यही एपिग्लॉटिस, जो कि हम कैप कहते हैं, ये गले का एक ढक्कन नुमा, ठीक है, एपिग्लॉटिस होती है नामक एक ढक्कन नुमा होता है, जो भोजन को ट्रैकिया में जाने से बचाता है। जब हमने रिस्पिरेटरी पढ़ा था तो वहां इसका भी नाम पढ़ा था, तो यही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कहाँ खाना इंटर कर गया? एसोफेगस में इंटर कर गया। कहाँ कर गया? एसोफेगस में। आहार नाल, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, जो फूड को स्टमक तक पहुंचाने में मदद करती है। ये पाइप है जो कि खाने को कहाँ पहुंचाएगी? देखिए इस तरीके से खाना अब कहाँ जा रहा है? ये स्टमक में। स्टमक हमारा जे शेप में होता है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज आपसे पूछा जाता है कि स्टमक
एसोफेगस में एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का नाम क्या है, कोई बताएगा? ये खाना ऐसे नहीं जाता, खाना बहुत आराम से जाता है। हाँ, खाना बहुत आराम से जाता है, ठीक है, धीरे धीरे सरकता है। ऐसा नहीं कि हम खाना, अगर ये सिंपल पाइप नहीं है, जो एसोफेगस की पाइप आप देख रहे हैं ना, ये कोई सिंपल पाइप नहीं है। सिंपल पाइप का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम सिंपल पाइप में कोई चीज डालते हैं और पाइप को उल्टा करते हैं तो खाना उल्टी तरफ निकलने लगेगा, फिर उधर से निकल जाएगा। तो ऐसा होता है क्या कि हम खाना खाने के बाद उल्टा अगर लटक जाए पेड़ पे या उल्टा हो जाए तो खाना मुंह की तरफ बाहर निकलने लगेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसी क्वालिटी वाले पाइप, यानी कि जो फूड पाइप है, इसी क्वालिटी के कारण एसोफेगस में एक ही क्वालिटी पाई जाती है कि इसमें इसका जो मूवमेंट होता है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है एग्जाम्स में, शायद यूपी टीजीटी या पीजीटी में इस बार आया भी था 2021 वाले में, कि इसमें कौन सा मूवमेंट होता है हमारे एसोफेगस में। तो एसोफेगस में आपका होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और हिंदी में इसको कहते हैं क्रमानुकंचन, ठीक है। क्रमानुकंचन जो होता है वो हमारे एसोफेगस वाले पाइप, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हमारा खाना इंटर कर गया कहाँ पे, स्टमक के पास। आइए अब स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक यह एक जे शेप का होता है, कभी भी शेप पूछेगा तो जे शेप में होती है, और इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, ये जो आप लेंथ इसे देख रहे हैं, और इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है, और इनकी दीवार पर 3 प्रकार के अलग अलग ग्लैंड पाए जाते हैं। एक होता है फंडिंग ग्लैंड, एक होता है पैरोलिक ग्लैंड्स, और एक होता है कार्डिया। मतलब हम जैसे ही हमारा खाना इसके अंदर जाएगा, फिर हमारे इसकी दीवार से, यानी स्टमक की दीवार से बहुत सारे एंजाइम्स निकलने लगते हैं। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आपसे केवीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपने पेपर दिया होगा तो शायद आपको याद हो कि स्टमक में जब खाना जाता है तो स्टमक से कौन कौन सी एंजाइम निकलते हैं। खाली ये पूछा था स्टमक से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। ऑप्शन में था HCl, ठीक है, पेप्सिन, और एक था रेनिन, ठीक है, तीनों ही एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। वहां 1 2 3 करके दिया था कि 1 सही है कि 2 सही है, या 1 2 दोनों सही है, या 1 2 3 तीनों सही है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो स्टमक की दीवार पर देखिए इस तरीके से एंजाइम निकलते हैं। अब सबसे पहले HCl होता है। HCl बहुत ही तगड़ा होता है, इसे हम कहते हैं, HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड, ठीक है, यह हाइड्रोक्लोरिक होता है जो कि बहुत तगड़ा होता है। पता है इसके बारे में ये कहा जाता है ना कि जो भी मतलब खाने में अगर बैक्टीरिया गलती से सलाइवरी ग्लैंड उसको नहीं मार पाती है, तो वो जब आता है यहाँ पर स्टमक में तो वो सारे बैक्टीरियाज को, ठीक है, मार देता है। कौन? HCl। और HCl इतना खतरनाक होता है कि अगर आपने एक और भी चीज सुनी होगी कि हमारे पेट में गैस बनता है, सुना है कि हमारे पेट में गैस बनता है ना, आप सुना क्या होगा, देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा। क्यों बनता है? इसके पीछे कारण ही HCl भी होता है। हाँ, अब देखिए होता क्या है कि हमारा जो खाने का जो सिस्टम होता है, ठीक है, अगर हमने उटपटांग तरीके से खाने को हैबिट किया, कभी हम 3 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, तो अगर इस तरीके का जो आप हैबिट डालते हो खाने का, उसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि HCl हमारे स्टमक में क्या होता है, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होती है। कौन सा ऑर्गन है ये? इनवॉलेंट्री है स्टमक। अब इसमें क्या होता है कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक हो जाता है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक में क्या है कि आपने अगर इसको जैसा हैबिट दिलवा दिया कि हम 3 बजे या 2 बजे दोपहर में खाना खाते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, तो अब खाना आए चाहे ना आए, ठीक है, खाना आए चाहे ना आए, ये HCl अपना छोड़ने लगेगा, क्योंकि आपने इसका गलत आदत पड़वा दिया है। तो अब ये HCl निकलना शुरू होता है, और जब इसको खाना नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, अपने ही अंदर के, यानी जो इसके ही खुद के दीवारें हैं, उन दीवारों से निकल के अपने ही दीवारों को काटने लगता है, यानी स्टमक की दीवार ही कटने लगती है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से गैस की प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा, जब खाना यहाँ पे इंटर करता है स्टमक में, तो अब वापस ना जा पाए, इसके लिए भी यहाँ पर एक छोटा सा दीवार होता है,
उसको बता दूं, उसका नाम भी पूछा गया है एक बार क्वेश्चन में आपसे। जस्ट वेट, थोड़ा सा पेंसिल कलर चेंज कर दूं ना, समझ में नहीं आ रहा था, अब सही हो जाएगा। कि किसी को बोर लग रहा है या डीप लग रहा है तो भाई अब पढ़ना तो पड़ेगा, नेट निकालना है और कुछ करना है। तो मैं बताया कि जब खाना एसोफेगस से स्टमक में अंदर चला जाता है तो वापस खाना ना जा पाए इससे ऊपर की तरफ, इसीलिए यहाँ बीच में एक देखिए छोटा सा एक वॉल्व लगाया जाता है। इस वॉल्व को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कार्डिया कहा जाता है इसको। जिससे क्या होता है कि ये खाना स्टमक में आने के बाद ऊपर वापस से मुंह की तरफ ना चला जाए, लेकिन फिर भी कभी कभी उल्टियां होती हैं तो चली जाती हैं, ठीक है। तो उस समय बहुत दिक्कत होती है, फंस जाती है पूरी खाना गले में। तो आप याद रखेंगे कि हमारे स्टमक में 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं, उनकी दीवारों पर, फंडिक ग्लैंड, पैरोलिक ग्लैंड्स एंड कार्डिया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। इनमें से निकलता क्या है आप ये देख सकते हैं, ऑक्सीड सेल्स निकलता है, पर इसके सेल से क्या निकलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके निकलता है, पेराइटल सेल से निकलता है। जो हमारे स्टमक के फंडिक ग्लैंड है, तो फंडिक ग्लैंड से ही HCl निकलता है। इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि HCl हमारे स्टमक के किस ग्लैंड से निकलता है, फंडिक ग्लैंड, पैलोरिक ग्लैंड या कार्डिया गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फंडिंग ग्लैंड के ही जो हमारा चीफ सेल होता है, यानी उसके दीवार पर कई सारे सेल्स पाए जाते हैं, चीफ सेल से निकलता है आपका पेप्सिनोजेन, ठीक है, जो कि पेप्सिन होता है। और पेप्सिन क्या करता है, आपके खाने में अगर प्रोटीन आया हुआ है तो उसको ब्रेक डाउन करने का, पेप्सिनोजेन में बदलने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। बच्चों के खाने में, जैसे आपने देखा होगा बच्चे छोटे होते हैं, जब वो खुद से कुछ खा पी नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे एकदम, तो वो उन दूध पे ही ज्यादातर निर्भर रहते हैं। तो उनके पेट में दूध जाने के बाद अगर वो आधे घंटे के बाद जब दूध वापस कभी उल्टी करते हैं या कभी निकालते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो दूध नहीं निकालते हैं, वो दही निकालते हैं, दही की तरह निकालते हैं, मतलब दूध का मोटा पदार्थ निकालते हैं। तो ये दूध को दही में परिवर्तित करने का काम कौन करता है स्टमक में, रेनिन करता है। कौन करता है, रेनिन करता है। और बड़े होने के बाद रेनिन रेनिन का काम खत्म हो जाता है, बड़े होने के बाद रेनिन का काम खत्म हो जाता है। याद रखिएगा आफ्टर एडल्ट रेनिन नहीं निकलता है, रेनिन बचपन में ही निकलता है, और यह बच्चे को जो होता है दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो सी से क्या निकलता है, म्यूकस नेक सेल से म्यूसिन निकलता है, ये भी सब काम करता है। तो गैस्ट्रिक जूस का जो हमारा कितना निकलता है एक दिन में पर डे, तो पर डे यानी एक दिन में लगभग 1200 से 1500 ml हमारे स्टमक क्या करते हैं कि एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, मतलब निकालते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं, लगभग एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो एक दिन में लगभग 1200 से 1500 ml पर डे ये एंजाइम का श्रावण करते हैं। इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, जो आप देख रहे हैं HCl की और इन सब चीजों की कितनी होती है, तो 1.5 से 3.5, ठीक है। क्यों, क्योंकि HCl जो होता है, देखिए इस तरीके से आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ दिखा खाना आने के बाद देखिए किस तरीके से हमारे एंजाइम निकाला, देखिए खाना जैसे ही स्टमक में आया और किस तरीके से दीवार हमारे स्टमक के निकाले, खाने को तोड़ने लगे, एंजाइम निकलने लगे और खाने को और ब्रेक डाउन करने लगे। तो इस तरीके का एक प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपको सारा चीज 3D में भी दिखाया जा रहा है ताकि एनिमेशंस में आपको जल्दी समझ में आए। अच्छा, जब खाने में HCl और सारे एंजाइम मिल जाते हैं तो अब हमारे फूड को क्या कहते हैं, जिस फूड में एंजाइम मिल जाते हैं उसे हम काइम कहते हैं। याद रखिएगा ये भी पूछा गया है, काइम, जो मतलब खाने में स्लाइवरी ग्लैंड मिलकर एकदम लसलसा कर दिया पदार्थ को, खाने को, हाँ, और उस खाने में अगर आपका वो मिल गया है क्या, एंजाइम, कौन कौन सा, HCl, रेनिन, पेप्सिन मिल जाता है, तो खाना अब क्या बन जाएगा, अब खाने को सिर्फ वो फूड नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत ब्रेक डाउन हो चुका है, बहुत सूक्ष्म हो चुका है, तो अब वो काइम बन जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। जैसे ही यहाँ पर इनका काम खत्म हो जाता है, स्टमक की दीवार अपना अपना एंजाइम छोड़ देती हैं, HCl, पेप्सिन, रेनिन,
तो अब क्या निकलता है, अब हमारा खाना कहाँ बढ़ता है, आगे की तरफ। देखिए ये वाली नली की तरफ बढ़ती है, और इस नली को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है ये, इसके नाम पे मत जाइएगा, देखने में छोटा है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 20 फीट और 6 मीटर होती है। कहीं कहीं 6.10 मीटर भी लिखा होता है, तो भी सही है वो। यह जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके 3 भाग होते हैं। देखिए आ गया, मैंने बताया था आपको ना, डोडेनम, और कौन सा है, जोजेनम, और कौन सा है, इलियम। ये 3 भाग होते हैं, डोडेनम, जोजेनम और इलियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या होता है, जब काइम, हमारा जो काइम है यानी जो पचा हुआ भोजन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है, तो अब क्या होता है, लीवर से पित्त रस और ग्लैल ब्लैडर द्वारा निकलता है, पित्त रस निकलता है, जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। और पेट में जो निकलता है एंजाइम, उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जठर रस, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और यहां पर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बाइल जूस होगा, जिसमें लीवर ने अपना कुछ हिस्सा ग्लैल ब्लैडर को दे रखा है। देखिए इस तरीके से भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो लीवर से और ग्लैल ब्लैडर से जो एंजाइम निकलते हैं, वो 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक होता है लाइपेज एंजाइम, एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और एक होता है एमाइलेज एंजाइम। 3 एंजाइम निकलते हैं लीवर, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है, तो वहां से 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। इन तीनों का अलग अलग काम होता है। तीनों एंजाइम अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, इंडिविजुअल न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। जैसे लाइपेज फैट को करता है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेस्ट करता है किसको, फैट को। आपको बता दूं कि फैट का जो नाम है वो लिपिड्स नाम भी है। फैट्स का जो साइंटिफिक नेम भी है या बायोलॉजिकल नेम बोला जाए, तो फैट को हम लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। लिपिड्स के नाम से न्यूट्रिशन में बोला जाता है ज्यादातर फैट। नॉर्मल लोग फैट बोलते हैं, लेकिन लिपिड बोला जाता है। तो लाइपेज एंजाइम लिपिड को यानी फैट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन किसको करता है, यहाँ पे पी आ रहा है बीच में, तो पी से प्रोटीन और पी से, ये इस तरह से याद कर सकते हैं, ये पूछा जाता है। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और एमाइलेज तो ऊपर बताया था आपको कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को करता है। याद करने के लिए कुछ कीवर्ड्स बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और अवशोषण करना। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही अंतिम भाग